हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, इसी को हम कहते हैं मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। तो आखिर एम्पियर लॉ में क्या ऐसी कमी थी जिस कमी को मैक्सवेल ने दूर किया और क्या कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट पर भी हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द एम्पियर लॉ। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर, अगर किसी भी वायर में कोई करंट फ्लो करती है, मान लिया कि करंट आई क्या है यहां पर फ्लो कर रही है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये हमने यहां पर एक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां दिखाई जो कि फॉर्म क्या कर रही है, क्लोज लूप। तो एम्पियर ने कहा क्या, इसने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर हम एक स्मॉल ले लें डीएल यहां पर लूप, तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी डॉट डीएल ओवर टू क्लोज लूप, ये इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है किसके, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट आई के। दिस इज एम्पियर लॉ, जो कि आपने मैग्नेटोस्टैटिक वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब पहले हम देखते हैं कि इसमें कमी क्या रह गई जिसको मैक्सवेल ने यहां पर दूर करना चाहा। तो पहले हम इसकी बात करते हैं कि आखिर इसका इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये करंट आई जो हमने लिया हुआ है यहां पर, अगर हमने मान लिया कि जे हमारा करंट डेंसिटी है, तो अगर हमने कहा टोटल करंट आई फ्लो कर रही है थ्रू द सरफेस एरिया ए, तो हम लिखते हैं आई बाई ए। लेकिन अगर इसको स्मॉल में लिखें कि डी आई करंट फ्लो कर रही है स्मॉल एरिया डीए में, तो क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई डी ए। तो अगर इससे आप देखना चाहें करंट आई को, तो हम यहां पर करंट आई को लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डीएस। उठाकर यहां पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द जे डॉट डीएस सरफेस इंटीग्रल। ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म हो गया एम्पियर लॉ का। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि उसी में हम उसको चेक कर सकते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि पाया क्या कि इधर आपका लाइन इंटीग्रल है, इधर आपका सरफेस इंटीग्रल है। तो अब अगर इसको सेम में चेंज करना हो तो एक थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल है और उसको तुम्हें अगर सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है तो उसका कर्ल ले लो। जैसे अगर यहां पे बी डॉट डीएल है और इसको हमें डीएस में चेंज करना है, सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है, तो स्टोक के अकॉर्डिंग हम यहां बी पे क्या कर देंगे, कर्ल कर देंगे। तो हम यहां पर स्टोक थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो स्टोक थ्योरम से ये लाइन हो जाएगा सरफेस में और ये पढ़ा जाएगा कर्ल बी इंटू डीएस इक्वल टू इधर हो गया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डीएस। एक साइड कर लेते हैं क्योंकि अब दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल है, तो इसको लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल कर्ल बी माइनस म्यू नॉट जे इंटू डीएस इक्वल टू 0। अब कर्ल बी माइनस म्यू नॉट जे ये एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जिसको हम बाहर अगर कर लें तो हम कर सकते हैं कर्ल बी माइनस म्यू नॉट जे हो गया बाहर, सरफेस इंटीग्रल डीएस इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं दो का प्रोडक्ट 0 है, ये तभी पॉसिबल है आइदर 1 0 और बोथ 0। और अगर कोई वायर एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रही है तो उसका एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सरफेस इज आर्बिट्रेरी, सरफेस इज एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब इसका मल्टीपल हमारा क्या है, मल्टीपल है कर्ल बी माइनस म्यू नॉट जे इक्वल टू 0, ये 0 होगा। तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है एम्पियर लॉ का। इसको हम इधर कर लेते हैं।
ये हमारा क्या शो कर रहा है, कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं अभी तक, अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं एम्पियर लॉ की, और हमने किया क्या, यहां पर एम्पियर लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म निकाल लिया हुआ है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब यहीं पर सबसे पहला काम है कि इसमें कमी खोजना। जैसे कोई भी ऐड आता है तो उस ऐड के पहले पार्ट में आपको समस्या बताई जाती है, दूसरे पार्ट में उसका सोल्यूशन दिया जाता है। जैसे ऑल आउट का ऐड हो, कहता है कि क्या आप मच्छर से परेशान हैं, ऑल आउट लगाइए, मच्छर भगाइए। वैसे कह रहा है कि यहां पहले पार्ट में हम एम्पियर को ले आए हैं, अब समस्या की बात करेंगे और समस्या के बाद सोल्यूशन की बात करेंगे, और वही मैक्सवेल का सोल्यूशन ही हमारा मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर लॉ कहलाएगा। तो कह रहा है समस्या क्या है, यहां पर कह रहा है पहले बात करो कि मैक्सवेल का इक्वेशन आखिर है किसके लिए। तो हमने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल थ्योरी, जो पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसके हिसाब से मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी डिफिनीशन क्या कहती है, एक ऐसी वेव जो कंसिस्ट है बाय द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उस इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो समय के अनुसार बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी समय के अनुसार बदल रही है। तो ये यहां पर देखा, इसको चेक करेगा, पाएगा क्या कि एम्पियर लॉ केवल और केवल स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होल्ड करती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होल्ड नहीं करती है। इसलिए इसको इंटर में हम सेकेंड यूनिट पढ़ा करते थे, जो कि नाम से था कि मैग्नेटोस्टैटिक, स्टैटिक वर्ड लगा हुआ था वहां पर, स्थैतिकी, स्थिर क्षेत्र की बात हमेशा करता है। तो कैसे चेक किया इसको, यहां पर उसको चेक करने के लिए एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अविरतता का सिद्धांत। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपने लिक्विड में पढ़ा हुआ है इंटर में, शायद करंट का ना पढ़ा हो, तो हम उसका थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं यहां पर साइड में, और फिर उसको यहां पर यूज करेंगे। तो अविरतता का सिद्धांत कहता क्या है, अगर आप लिक्विड की बात पढ़े होंगे तो उसमें आप लिया करते थे कि कोई एक पाइप है जिसका एक सिरा चौड़ा हो, एक सिरा अगर कम हो, तो इधर एरिया A मानते, A1 मानते थे, इधर एरिया A2, इधर वेलोसिटी V1, इधर वेलोसिटी V2। अविरतता का सिद्धांत निकलता था A1 V1 बराबर A2 V2। तो कहता क्या था, कॉन्टिन्यूटी कह रहा है एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एरिया ज्यादा होगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन अमाउंट ऑफ लिक्विड जो पास कर रहा है पर सेकेंड उस पर कोई बदलाव नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जो कि आपने देखा है कि सिंचाई के समय आप पाइप लें तो पाइप का आउटपुट को थोड़ा सा कम कर दे तो प्रेशर बढ़ जाता है, ज्यादा कर दे तो प्रेशर घट जाता है। ऐसा ही करंट में होता है। अगर आप अपने घर की सप्लाई देखें तो आपके कमरे में अगर आपने एक बल्ब जला दिया है, उस बल्ब का हमने मान लिया कि 7-8 वाट का लोड है, मिली ऑर्डर की करंट उसमें फ्लो करेगी। अब पूरे घर पर अगर वही एक लोड है तो उतना ही लोड आपके मीटर पर है, उतना ही लोड आपके खंबे पर है, उतना ही लोड ट्रांसफार्मर पर है आपके लिए। पर जब कनेक्शन देखा तो कमरे में जो बल्ब लगी हुई है उसको हमने बोर्ड से जोड़ा तो 1 mm का वायर लिया, 7 ही वाट था। फिर कमरे के अंदर की जो बाइंडिंग हुई है वो तुम्हारा 4 mm के वायर से हुई है, 4 से 6 mm से मीटर तक पहुंचे। मीटर से आप केबल पर गए हैं तो करीब 15 से 20 mm की एल्युमिनियम केबल आपने बिछा रखी है। पोल तक गए और पोल ने खंबे तक करीब 50 मीटर का तार फैला रखा है। इन सभी केस में हम देख रहे हैं एरिया का चेंज हो रहा है, पर जरूरत तो यहां पे मिली ऑर्डर की करंट की थी। तो कहता है कि मिली ऑर्डर की करंट के लिए जितना अमाउंट आप चार्ज पास करना है पर सेकेंड, वहां से लेकर यहां तक उतना ही होगा। ठीक, तो उसी के लिए यहां पर एक फार्मूला दिया हुआ डिफरेंशियल फॉर्म में, वो है आपका डाइवर्जेंस J प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। ये आपका कहलाता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इलेक्ट्रिक में। इसका यहां पर यूज करेंगे। अच्छा, यूज करने के लिए क्या करते हैं, कहता है इसका क्या ले लो, डाइवर्जेंस ले लो।
हम ले लेते हैं यहां पर, तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट, बाहर आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जे। और अगर वेक्टर आपने पढ़ा है तो कर्ल किसी वेक्टर क्वांटिटी का रोटेशनल नेचर को शो करता है, डाइवर्जेंस किसी वेक्टर क्वांटिटी के इरोटेशनल नेचर को शो करता है। अगर भी रोटेशनल हुआ तो डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा, इरोटेशनल हुआ तो कर्ल 0 हो जाएगा। दोनों कंडीशन में डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होगा, 0 होगा। अब अगर ये 0 है, इसका मतलब है कि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ डाइवर्जेंस जे भी क्या होगा, 0 होगा। और अगर ये 0 हुआ तो म्यू नॉट तो नॉन जीरो वैल्यू है, हमें मालूम है कि 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 होती है। इससे आपका डाइवर्जेंस जे बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये डाइवर्जेंस जे किससे आया है, एम्पियर लॉ से। और अगर आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज करें, इसके हिसाब से डाइवर्जेंस जे बराबर क्या होगा, डेल रो बाई डेल टी। तो ये एम्पियर लॉ से है, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से है। इन दोनों की जब आप तुलना करेंगे तो पाएंगे क्या कि डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, रो इक्वल टू कांस्टेंट। रो क्या शो कर रहा है यहां पर, चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कह रहा है अगर किसी वॉल्यूम में टोटल चार्ज क्यू ही नहीं बदल रहा है, टोटल चार्ज क्यू अगर हमारा कांस्टेंट है, तो गॉस के अनुसार या किसी भी थ्योरम के अनुसार इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो भी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब है कि ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। जो हमारा एम्पियर लॉ है ये होल्ड कर रहा है केवल और केवल स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक, तो अगर ये केवल स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है तो हम क्या करें, अब कह रहा हमारे के लिए मैक्सवेल ने कहा कि हम तो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इसमें कमी है। आखिर कमी क्या है, उस कमी पर जिक्र करते हैं और फिर उसको यहां पर हम अप्लाई करते हैं। तो ये तो क्लियर हुआ यहां पर कि ये जो हमारा एम्पियर लॉ दिया हुआ है ये केवल और केवल E इक्वल टू कांस्टेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होल्ड करेगा, टाइम वेरिंग के लिए नहीं करेगा। अब यहां पर मैक्सवेल को पूछना पड़ेगा, मैक्सवेल जो इसकी कमी को बताएगा और उस कमी से इसको हम चेक करेंगे। इसको मैंने भी रहने दिया कि इसका एक बार भी और यूज करना है। अच्छा, मैक्सवेल ने कहा क्या, अब आप ध्यान दिया होंगे अगर 12 के सीक्वेंस को, तो सबसे पहला आपने यूनिट पढ़ी हुई थी 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो ये दर्शाता था कि एक चार्ज जो है वो स्थिर वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जो यहां मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन से हमने दिखाया। फिर आपने दूसरी यूनिट पढ़ी स्टैटिक, बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपने दिखाया कि एक मूविंग चार्ज एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, वो हमने देखा यहां पे दूसरे इक्वेशन में। तीसरा हमने मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन में फैराडे को देखा। फैराडे ने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहां पर भी कह रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी परिवर्तन हो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, इसका मतलब हमारी खोजी क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके। तो वहां पर हमारा पहली 2 यूनिट पूरी फेल थी। तो उसी के लिए हमने एक बीच में एक चैप्टर आपने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें हम दिखाते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड समय के अनुसार वेरी करेगी। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एसी सिग्नल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी। अच्छा, ये एक बेसिक अंतर भी यही एसी और डीसी का है। ठीक है, और वो अंतर क्या है, वो अंतर में एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट करंट का है। हम कहते हैं कि डीसी सिग्नल किसे कहा गया था, डीसी सिग्नल कहा गया था कि एक ऐसा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। इसका इक्वेशन लिखा करते थे y बराबर 0। एसी सिग्नल की बात करते थे तो ये भी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, लेकिन इसमें कहा जाता था कि ऐसा सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड, जिसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लगातार क्या हो, बदल रही हो,
वो हमारी एसी सिग्नल थी, इसमें y इक्वल टू a साइन ओमेगा t लिखा करते थे। तो देखिए y बराबर 0, y बराबर a साइन ओमेगा t, दोनों में फ्री चार्ज तो मूव कर ही रहे हैं, दोनों करंट ही तो है, दोनों तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्ज की बात हो रही है। पर यहां पर कुछ अतिरिक्त है। यहां पर क्या दिख रहा है, y की एक वैल्यू, y क्या था, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। और वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज का यहां कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेगा, जो कि मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कहते हैं इसे डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब है सीधा सा कि एसी क्या है, एसी मैक्सवेल द्वारा मॉडिफाइड कंप्लीट करंट है, जिसमें डीसी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों है। अब आता है कि ये आखिर आ कहां से रहा है, कारण क्या है इसका, और कारण के बाद तब हम मॉडिफाइड करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम मानेंगे नहीं। साइंस है, कोई राजनीति तो है नहीं जो कह देंगे मान लेंगे। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम इस पर डिस्कस करते हैं कि आखिर डिस्प्लेसमेंट आया कहां से, और अभी तक की हम चर्चा क्या करते थे। तो अभी तक की जो चर्चा हमने पढ़ी हुई है, और यहां पर मैक्सवेल ने क्या नया लाया, बस उसी की बात करने चल रहे हैं। अब आते हैं कि पढ़ा क्या था इसके पहले। ओम्स का नियम हमने पढ़ा हुआ था। ओम्स का नियम कहता था कि जब भी किसी रेजिस्टेंस में कोई करंट का फ्लो हो, हमने यहां पर एक सोर्स लगा दिया, सोर्स हमने डीसी ले लिया, ठीक है। तो कह रहा है डीसी अगर ले लेंगे यहां पर सोर्स, तो कह रहा है कि इसमें करंट का फ्लो होगा I इक्वल टू NEA/VD। ये हमने फार्मूला भी पढ़ा हुआ था कंडक्शन करंट का, जो कि शो कर रहा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन अगर हमने कहा इसी तार को कहीं से कट कर दें, हमने यहां पर क्या कर दिया, ओपन कर दिया, क्या अभी भी करंट का फ्लो होगा, कह रहा नहीं। क्यों, कह रहा क्योंकि हमें चार्ज को मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और चूंकि इतनी दूर फ्री स्पेस आ गया, कहीं तार कट कर जाए तो कहता है कि तब उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। कह रहा अब यहां से हम एक नई कॉन्सेप्ट ले आ रहे हैं। कह रहा है कि अगर यहां पर हमने ये कट कर दिया और तुमने कहा कि यहां पर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां से जब पॉजिटिव चार्ज चला था तो उसको कॉन्टिन्यूअस मीडियम मिलना चाहिए था, और इसके आगे बढ़ नहीं पाया। तो कहा अगर अब हम यहां पर क्या करें, कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर हम यहां पर एक कैपेसिटर प्लेट लगा दें, एक प्लेट लगा दें, और इस डीसी सिग्नल को हटा दें, डीसी सिग्नल में भी कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा यही एम्पियर की गलती है, स्टैटिक फील्ड से कभी भी इंडक्शन इफेक्ट नहीं होगा। अब यहां पर हमने लिया एसी सिग्नल, होगा क्या। अब कह रहा है कि ठीक है बीच में फ्री स्पेस है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, पर ये पॉजिटिव चार्ज जाके यहां पर स्टोर होगा, और जब ये चार्ज स्टोर होगा तो ये इंडक्शन इफेक्ट करेगा, प्रेरण का इफेक्ट करेगा, जिसके कारण यहां पर नेगेटिव और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, यहां से चार्ज, ये यहां से डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित हुआ। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, विस्थापन करंट, यहां से यहां पर क्या हुआ, विस्थापित हुआ, और फिर ये चार्ज कंटिन्यू आगे बढ़ गई और यहां तक पहुंच गई। कह रहा ये ओम्स की थ्योरी में नहीं था, उसमें अगर कट आ जाए तो करंट नहीं पास करेगी, पर यहां हो रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसमें है, एसी सिग्नल में है। तो आखिर हुआ क्या यहां पर, इसके कारण क्या हुआ, इसने कहा एक्चुअल में यहां पर इंडक्शन इफेक्ट हुआ, यहां पर इसने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से यहां इंडक्शन इफेक्ट हो रहा है। तो कह रहा है कारण क्या है, कारण बताओ। कह रहा पहला कारण तो आपको दिख रहा है कि यहां पर पोलराइजेशन हुआ, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। कह रहा अभी तक जो तुम चर्चा किया करते थे मटेरियल में, उसमें कहते थे कि केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पर एसी में कहा कि इसके कारण साथ ही साथ यहां पर जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पॉजिटिव चार्ज भी तो क्रिएट किया है, पोलराइजेशन हुआ, एक नॉन पोलर एक पोलर में कन्वर्ट हुआ। अब ये जाना चाहेगा तो ये पॉजिटिव अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, सब अपनी ओर खींच रहे हैं। और खींचने के बाद छोड़ दो, हम बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। हमने कहा कि जो इनसाइड चार्ज क्रिएट हुए हैं, जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुए हैं, प्लस प्लस जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, वो एक यहां पर
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और कोई चार्ज मूव करेगा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई चार्ज मूव करता है तो वो उसका पाथ चेंज हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है, पाथ अपना चेंज करता है। ये तो पोलराइजेशन के कारण है। साथ ही साथ इसने कहा कि इसी मटेरियल में जो तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स रिवॉल्व कर रहे थे, ये एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहे थे। एक निकल गया डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल बढ़ गया, तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हुई है, जिसके कारण उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चार्ज आप स्ट्रेट दिखाया करते थे वो चार्ज क्या होने लगे, अपने जगह से डिस्प्लेसमेंट होने लगा। इसी पे सीआरओ का कॉन्सेप्ट है, इसी पे बहुत से कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, पाथ में चेंज होता है। वही यहां पर हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है उन सभी में हमने केवल फ्री चार्ज के मोशन की बात की, हमने पोलराइजेशन और मैग्नेटाइजेशन की बात ही नहीं की। मेरा बस यही एक कमी थी कि अब जो चार्ज हम करंट लेंगे वो केवल और केवल फ्लो ऑफ फ्री चार्ज की बात नहीं करेगा। इट आल्सो अफेक्टेड बाय पोलराइज एंड मैग्नेटाइज चार्ज। पोलराइजेशन और मैग्नेटाइजेशन का भी इफेक्ट है, जो कंडक्टर की कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट उतनी कम होगी, कितना थोड़ा सा बैड कंडक्टर होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट ज्यादा होगी। यही कारण है कि जब कॉपर और एल्युमिनियम की बाइंडिंग होती है तो एल्युमिनियम जल्दी खराब होता है। क्यों? क्योंकि उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा, ईडी करंट ज्यादा क्रिएट होगी, मेल्ट करेगा, लॉस होगा। कॉपर में कम होता है तो उसके, क्योंकि हमने सीधा कहा ना कि जितना ज्यादा अपोज करेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है हमारा एक्चुअल में अगर डिफाइन करना चाहे एक लाइन में, इस पे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसी करंट है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दूसरे शब्दों में हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो कौन कौन कर सकता है, कह रहा डिस्प्लेसमेंट करंट। कह रहा मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये इक्विवेलेंट है किसके, टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के। कह रहा इसका मतलब ये हमारी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया किसने, मैक्सवेल ने, डिस्प्लेसमेंट करंट का। और कहा कि जो एम्पियर में ये जो जे ले रहे हैं ये एक्चुअल में केवल और केवल स्टीडी करंट की बात कर रहा है, ये टाइम वेरिंग करंट की बात, मतलब एसी सिग्नल की बात कर ही नहीं रहा है। इसको कह रहा मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करके क्या कर दो, इसको करो जे प्लस जेडी, जहां जे तो करंट डेंसिटी थी ही फ्री चार्ज के कारण, जेडी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब हमने मॉडिफाई तो कर दिया, कह रहा लेकिन जेडी की वैल्यू निकालो। कह रहा जेडी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो भी हमने यूज किया हुआ था, डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0, जो हमने बताया था कि ये शो करता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो पास कर रहा है पर सेकेंड वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब किसी अगर मीडियम में जितने चार्ज इंटर कर रहे हैं उतने ही समय में उतने ही चार्ज उसको छोड़कर बाहर चले जाएंगे, टोटल पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसी को फिर यहां अप्लाई करेंगे, तो फिर करने के लिए क्या करेंगे, तो मॉडिफाई होकर 2 हो गया। कह रहा फिर से इसका डाइवर्जेंस लो, तो ये हो जाएगा यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाहर किया, डाइवर्जेंस जे प्लस डाइवर्जेंस जेडी। अब ये तुमने बताया था कि 0 होगा। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, बी ही नहीं एनी, वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। 0 हो गया तो क्या हो गया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ डाइवर्जेंस जे प्लस डाइवर्जेंस जेडी, ये बराबर किसके होगा, 0 के होगा। और अगर 0 है तो म्यू नॉट तो नॉन जीरो वैल्यू है, 4 पाई 10⁻⁷ होती है, तो इसका मल्टीपल 0 होगा, जो हो जाएगा डाइवर्जेंस जे प्लस डाइवर्जेंस जेडी बराबर 0। तो डाइवर्जेंस जेडी क्या होगा, यहां पर हो जाएगा माइनस डाइवर्जेंस जे।
और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से डाइवर्जेंस जे किसके बराबर है? इससे है डाइवर्जेंस जे बराबर माइनस डेल रो बाई डेल टी। अगर है तो उसको वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो तो जाएगा माइनस ऑफ माइनस डेल रो बाई डेल टी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये बराबर किसके हो जाएगा? डेल रो बाई डेल टी। अब रो अगर हम मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन यूज करें तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हुआ करता था डी के टर्म में होता था डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म में लिखते थे डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ई। तो हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ई। डाइवर्जेंस बाहर कर लो, डेल बाई डेल टी इनसाइड कर दो। तो डाइवर्जेंस जेडी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहां पर एप्सिलॉन नॉट बाहर है, ठीक है, डाइवर्जेंस पहले बाहर कर लेते हैं। डाइवर्जेंस बाहर कर लिया, डेल बाई डेल टी को इनसाइड कर दिया तो एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। कंपेयर कर दो तो जेडी की वैल्यू कितनी आ गई? जो डिस्प्लेसमेंट करंट है डेंसिटी, ये बराबर हो गया किसके? जेडी की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। इसी को लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट में डेल डी बाई डेल टी। देखिए जो हमने दूसरी डेफिनेशन में बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सी होती है? जो कि इक्विवेलेंट हो किसके? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसी की तो कमी थी। एम्पियर में जो अभी पहला वाला जे था ये तो ई के लिए था, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पर जेडी किसके लिए हो गया? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मैक्सवेल का सपना पूरा हो गया। मैक्सवेल कहा कि हाँ यही तो हमें चाहिए, यही तो मॉडिफिकेशन हमें करना था। तो अब अगर हम इसको यहां पर अप्लाई कर दे तो ये हमारा जो जेडी है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये है हमारा, चाहे कहे मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बताओ तब भी इसकी हम बात करेंगे। कहेगा कि हाउ टू मॉडिफाई मैक्सवेल टू एम्पियर लॉ या हाउ टू मॉडिफाइड एम्पियर लॉ बाय मैक्सवेल बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट करंट, तब भी हम यही करेंगे। ये और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, जो कि आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी और बीएससी में भी दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी आज हमने चर्चा की। ये था हमारा मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का डेरिवेशन, या यही कहलाता है मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। और भी क्वेश्चन के साथ हम मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई है तो आप बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके मित्र कहीं से भी बीटेक कर रहे हो, कहीं से भी ग्रेजुएशन फिजिक्स कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हर यूनिट में हर जगह पर है, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ऐसी मैं आशा रखता हूं आपसे। ठीक, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।